हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे समास के कुछ MCQs, मतलब हम समास के मल्टीपल चूज क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा समास, तो हमने पढ़ लिए थे, मैंने आपको समास पढ़ा दिए थे। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम समास के कुछ मल्टीपल चूज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है यथाशक्ति। अब आपको बताना है कि जो यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास है या फिर अव्ययभाव समास है। अब आप बताओ कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय समास वे समास होते हैं जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं तथा और विशेषण विषय तथा उपमान और उपमेय का बोध प्रकट होता हो। अब कैसे? अब देखो, मैंने कर्मधारय समास जो समास थे ये सब मैंने समास में बता दिए थे, मैं दोबारा बता रही हूँ। जो कर्मधारय समास होते हैं इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं और विशेषण विषय तथा उपमान उपमेय का बोध होता है। उपमान और उपमेय क्या होते हैं? ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। उपमान और उपमेय क्या होते हैं? तो उपमान, उपमेय और उपमान ये होते हैं। उपमेय तो क्या होते हैं? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जिससे की जाती हो उसे हम बोलते हैं उपमेय और उपमान। ठीक है, तो इसके अंदर ये होगा जिसमें कोई पद प्रधान ना हो। और दूसरा है अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास के अंदर हमारा जो पहला जो उत्तर पद होता है, पहला पद वो क्या होता हो? एक अव्यय हो और पहला पद प्रधान हो। देखो, दो पद होती है हमारे समास में, दो पद होती है। देखो, अव्यय से पता चल रहा है अव्यय मतलब अव्ययभाव समास। अव्यय मतलब अव्यय क्या होते हैं? जिस अव्यय होती है एक अविकारी शब्द का भेद होता है हमारा जो अव्यय होता है। इसके अंदर जैसे कि जिस भी शब्द का कोई परिवर्तन ना हो सके, जिस भी शब्द में कोई परिवर्तन ना हो, चाहे वो संज्ञा लिंग वचन किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अव्यय। और जिस भी समास में पहला पद अव्यय होता है उन्हें हम अव्ययभाव समास बोलते हैं। ठीक है, तो यथाशक्ति में आप देखिए दो पद दिए गए हैं, पहला ये पद हो गया, दूसरा ये वाला पद हो गया। दो पद दिए गए हैं यथाशक्ति में, तो जो पहला पद है और दूसरा पद है, इसमें से पहला पद जो आपने देखा है, दूसरे में ध्यान मत दीजिए। पहला, अगर दूसरा चाहे अव्यय हो भी या ना हो कोई टेंशन नहीं है, हमें पहला देखना है। तो पहला यथा है। अब यथा आपको बताना है कर्मधारय समास है, इसमें कोई उपमेय या फिर उपमान यूज हो रहा है, या फिर ये कोई अव्ययभाव समास है जो पहला पद प्रधान हो है इसमें, मतलब पहला पद प्रधान है साथ में पहला पद क्या अव्यय है। तो अगर इसका हम विग्रह करते हैं शक्ति का, तो बनता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार। तो आप देखो यथाशक्ति, यथा, अब इसका कोई भी चाहे लिंग में ले लो, वचन में ले लो, कारक में ले लो, संज्ञा सर्वनाम किसी में भी ले सकते हो, बट जो यथा होता है उसका कोई भी मतलब विकार नहीं होता। लिंग वचन कारक के में इसका कोई विकार नहीं होता, कुछ भी लगा लो। ठीक है, लड़का है, लड़का का विकार हो जाएगा। कैसे? लड़का का वचन में लो लड़के हो जाता है, लिंग में लो लड़के हो जाता है। ठीक है, तो लड़के का तो हो सकता है विकार, परंतु यथा का कोई विकार होगा ही नहीं। तो यथा हमारा क्या हो गया? अव्ययभाव समास। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है दूसरा रसोई घर। अब हमें बताना है कि जो रसोई घर है इसमें कौन सा समास है। तो रसोई घर कौन सा समास है? इसके अंदर पहला तत्पुरुष समास है और दूसरा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास मैंने बताया जिसमें उपमेय और उपमान हो। ठीक है, जिसके अंदर उपमेय तथा उपमान हो। अब ये देखना है तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो और तत्पुरुष के साथ विभक्ति भी लगती है। ठीक है, कैसे लगेगी? अब तत्पुरुष में हमेशा कोई ना कोई तो विभक्ति। विभक्ति क्या होती है? समास तो पढ़े, कारक तो पढ़े ही होंगे। कारक में विभक्ति होती है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये सब आपने पढ़े होंगे। ये सब जो का के की ये सब जो होते हैं हमारे, ये हमारी विभक्ति कहलाती हैं। और जिस भी समास में तत्पुरुष समास में क्या होता है? ये सात होती है। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी उदाहरण से रसोई घर, रसोई घर के अंदर जो हमारा तत्पुरुष समास आएगा फिर कर्मधारय समास आएगा। देखो अब इसका विग्रह करोगे। अब देखो तत्पुरुष समास जो होता है इसके अंदर जब विग्रह करते समय पता चलता है कि इसके अंदर क्या होगा? कोई ना कोई विभक्ति लगेगी। अगर हम इसका विग्रह करते हैं और विभक्ति लगती है तो तत्पुरुष समास बनेगा। तो हम विग्रह करो इसका। रसोई का घर, हाँ रसोई घर बनेगा। रसोई का घर, रसोई का घर क्या बनता है? रसोई घर बनता है। तो का क्या है?
का एक विभक्ति है। तो ये हमारा दूसरा है जो ऑप्शन है वो ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है त्रिभुज शब्द में बताना, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास यूज होता है। देखो त्रिभुज, अब आपको तो पता होगा त्रिभुज शब्द में कौन सा समास यूज होता होगा, पहला तत्पुरुष या फिर दूसरा द्विगु समास। तत्पुरुष समास मैंने आपको बता ही दिया, जिसका विग्रह करते समय जब हमारे पास कोई भी विभक्ति आ जाती है बीच में, या फिर हम ले सकते हैं तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास इसमें क्या जो हमारा विग्रह करते हैं तो क्या कुछ मिलता है हमारा तत्पुरुष समास का। तो त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह या फिर समाहार, त्रिभुज हो जाता है। और द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में ज्यादातर समूह जो होते हैं, समाहार समूह, इनमें जब विग्रह करते ये आते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है कि जो जैसे हमने कहा जब गिनती हम काउंटिंग लेते हैं ना, संख्या जिसमें संख्या आती हो उसे हम द्विगु समास बोलते हैं, जिसमें संख्याओं का बोध हो। ठीक है, जिस भी समास के अंदर संख्याओं का बोध हो, साथ में उसमें जब विग्रह करते समय समूह या फिर समाहार की बात होती हो। अब जैसे त्रिभुज समास है, इसके अंदर ज्यादातर ऐसा होता है, द्विगु समास में समूह की बात होती है उसमें विग्रह करते समय। अब त्रिभुज समास है, यही उदाहरण ले लो, त्रिभुज समास में तीन भुजाओं का समूह, तीन क्या है, काउंटिंग है, गिनती है, तीन भुजाओं का समूह, तो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। समूह आया और त्रि क्या है, गिनती भी है, तो हमारा जो द्विगु समास है वो क्या है, सही आंसर है। अब देखो दोपहर, दो पहरों का समूह, दोपहर, ठीक है, दो पहरों का समूह, समूह भी आया, और दो क्या है, काउंटिंग गिनती है, तो दोपहर हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास हमारा क्या है, राइट आंसर है। तीनों हमने 3 क्वेश्चन कर ली, तो फिर नेक्स्ट और करते हैं। अब हम करते हैं अपना 4th क्वेश्चन। 4th में क्या है कि नील गाय में कौन सा समास है, हमें बताना है कि नील गाय जो है उसमें कौन सा समास होता है। तो ऑप्शन है कर्मधारय समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा। मैंने आपको बताया था कि जो कर्मधारय समास होते हैं वो कौन समास होते हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर हमारा 4 चीज विशेष होती है, विशेषण, विषय और उपमान और उपमेय होती है, 4 चीज में। ठीक है, तो कर्मधारय समास के अंदर अब जैसे उदाहरण के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो उदाहरण जैसे मैं लेती हूँ नील कमल, इसका अगर हम विग्रह करते हैं, अब विग्रह क्या होता है, जैसे खोलना होता है, तो विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। जो बहुविग्रही समास होते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ज्यादातर जो विग्रह करते समय शब्द क्या बनता है, जो में निकलता है। जैसे कि अगर हम काली मिर्च, अगर हम काली मिर्च ले तो काली मिर्च का क्या बनेगा, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, तो काली मिर्च हो गया। तो इसके अंदर विग्रह के तो है जो में आंसर आया, बिल्कुल आया था। अब जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो इसके अंदर भी क्या है जो में आंसर आया। नील गाय, नीली है जो गाय, इसका भी किस में है जो में आंसर आया। ज्यादातर इसका किस में आता है जो में आंसर आता है। ओके, तो नील गाय क्या होगा, अब मैंने आपको बता ही दिया है, नील गाय जो है नीली है जो गाय, ठीक है, तो वो में नील गाय कहलाएंगे। तो वो कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें है जो में आंसर आता है, इसमें है जो आया, तो ये क्या हमारा कर्मधारय समास ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है माता पिता। तो माता पिता के अंदर बताना है कौन सा समास होता है। माता पिता का अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, माता और पिता, क्या बनता है, माता और पिता। तो ये कौन सा समास है, ऑप्शन है द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है। अब द्विगु समास क्या होते हैं, मैंने आपको बताया जो संख्यावाचक में होता है, मतलब जो जिसमें संख्या की बात की जाती है, जैसे दो पैरों का समूह, दो क्या है हमारा संख्या है, पैरों का समूह, समूह में भी आता है, बताया था ना। तो ये दो द्विगु समास हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द्वंद्व समास बचा, तो द्वंद्व समास ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, कैसे द्वंद्व समास क्या होता है, जिस भी समास के अंदर जो शब्द होते हैं, जो समास होता है वो विपरीतार्थी होता है, अपने आप से क्या होता है, विपरीतार्थी होता है। और जब उसका विग्रह करते हैं हम,
तो इसके अंदर एक अव्यय लगता है। अब जैसे कि माता पिता, माता और पिता, और क्या है, अव्यय है, बिल्कुल अव्यय है। और माता और पिता, माता पिता क्या है, विपरीतार्थक शब्द है। अब आपने विलोम शब्द तो पढ़े ही होंगे, विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द ही होते हैं। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, ये सब जो होती है हमारे, ये सब हमारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं, जिसमें विपरीतार्थक शब्द होते हैं, ये समझ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा छठा कि नीलकंठ में कौन सा समास है। अब हमें बताना है कि जो नीलकंठ होता है इसमें कौन सा समास है। देखो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इसके अंदर जब उदाहरण लिया था इसका, नीलकंठ का कर्मधारय समास में लिया था। नीलकंठ का जो मैंने कर्मधारय समास में लिया था, तो मैंने क्या बताया था कि नीला है जो कंठ, बोला था मैंने, नीला है जो कंठ मतलब नीलकंठ। तो अब इसमें कहोगे इसमें तो कोई कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय समास का कैसे उदाहरण हो सकता है, तो ये है ही नहीं। इसमें ये दो मतलब कर्मधारय में भी लो और या फिर बहुविग्रह में लो, कर्मधारय का ये जो उदाहरण है वो गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बहुविग्रह का उदाहरण कैसे है। अब देखो बहुविग्रह समास में क्या होता है, जिस समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, जिस समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय समास जिस समास के अंदर हमारा जो दोनों पद हो तो प्रधान होती हैं। बहुविग्रह समास जो होते हैं इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। अब जैसे उदाहरण के लिए साथ समझे, नीलकंठ ही समझ लीजिए। तो नीलकंठ जो होता है, नीला है जो कंठ अर्थात भगवान शिव, ये हो गया। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश जी, हो गया। ये सब किसके अंदर आए हैं, ये भगवान मतलब जो विशेष है, जरूर नहीं भगवान, जो विशेष हो उनके बारे में आते हैं। जो पृथ्वी पर बिल्कुल जो विशेष होता है, हमारी जो पृथ्वी के अंदर पूरे ब्रह्मांड में जो बिल्कुल विशेष होता है, उसी के बारे जो विशेष होता है उसे ही हम बहुविग्रह समास बोलते हैं, ठीक है। नीलकंठ शिव जी विशेष है, बिल्कुल है। दशानन विशेष था, बिल्कुल था। और जो हमारा गणेश जी है वे विशेष है, बिल्कुल है। जो बिल्कुल भगवान की बात हो या फिर कोई विशेष की बात की जाती हो, उसके अंदर हम बहुविग्रह समास लेते हैं। यहाँ तो जो नीलकंठ होता है वो हमारे कर्मधारय समास में नहीं आएगा, वो बहुविग्रह मतलब समास में आएगा, ठीक है। तो बहुविग्रह समास मैंने आपको बताया, बहुविग्रह समास में क्या आती हैं, जैसे उदाहरण लिया नीलकंठ, भगवान की बात होती है। तो थोड़ा अव्यय भाव के बारे में बता देते हैं। अव्यय भाव समास क्या होते हैं, बताया था, जिसमें पहला पद, जो हमारा पहला पद होता है वो अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, एक अव्यय होता है। और साथ में अव्यय भाव समास में बताया था कि पहला पद अव्यय, साथ में पहला पद प्रधान होता है। द्विगु समास में मैंने आपको नहीं बताया, शायद हाँ बता दिया। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास संख्यावाचक होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास के अंदर जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय इसके अंदर क्या होता है, वो विभक्ति लग जाती है, मतलब विग्रह करते समय इसमें बीच में विभक्ति लग जाती है, ठीक है। और साथ में इसका दूसरा पद प्रधान होता है। चलो हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 है हमारा देश सेवा। अब हमें बताना है कि देश सेवा में कौन सा समास होता है। तो ऑप्शन है द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास होता है। तो आपको तो पता ही होगा कि तत्पुरुष समास और द्विगु समास क्या होते हैं। तो द्विगु समास वे समास होते हैं जिसके अंदर जो हमारा शब्द मतलब समास होता है वो संख्यावाचक में होता हो, ठीक है। और तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका विग्रह करता हो, करते समय हमें कोई भी विभक्ति मिले और दूसरा पद प्रधान होता हो। तो देश सेवा है, इसके अंदर हम विग्रह करते हैं तो क्या मिलेगा, देश की सेवा। तो की क्या विभक्ति है, बिल्कुल जो की है वो एक क्या है, विभक्ति है। तो जो देश सेवा है वो क्या हमारा तत्पुरुष समास हुआ। 8वां है हमारा दूध सेवा, दूध रोटी। तो दूध रोटी बताना है कि दूध रोटी जो है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन द्वंद्व समास, ऑप्शन दूसरा है बहुव्रीहि समास। तो देखो जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास के अंदर जो हमारे जो शब्द होता है वो विपरीतार्थिक होता है। बताया था मैंने, द्वंद्व समास के अंदर जो समास होते हैं विपरीतार्थिक होते हैं, और जब इसका विग्रह करते हैं तो हमें अव्यय मिलता है, इनके बीच में क्या मिलता है, अव्यय मिलता है, ठीक है। तो जो दूध रोटी है, क्या इसके अंदर हम विग्रह करते हैं तो अव्यय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दूध रोटी, दूध और रोटी, देखो दूध और रोटी मिला ना अव्यय, दूध और रोटी, और जो है वो एक अव्यय है, क्या है, एक
अव्यय है। नेक्स्ट है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में क्या है कि गृह प्रवेश में हमें पता है कौन सा समास है, तत्पुरुष है समास है, फिर द्विगु समास है। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास के अंदर जो हमारा जो समास होता है वो संख्यावाचक होता है, बताया था हमें संख्यावाचक होता है और समूह में आंसर आता है। और तत्पुरुष समास में जिसमें जो इसके जब हम विग्रह करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, कोई विभक्ति लगती है। तो गृह प्रवेश में क्या लगेगी, द गृह प्रवेश, घर में प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश मतलब गृह प्रवेश होगा। तो में क्या है, एक विभक्ति है, बिल्कुल जो में है वो विभक्ति है। तो जो विभक्ति आ जाती है जिसके बीच में वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास जो है हमारा वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो जो हमने 9 पढ़ लिए हैं, जो 8वां का आंसर मैं बता रही हूँ कि जो दूध रोटी इसमें द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें और भी प्रकार शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास हुआ। तो हमने 9 पढ़ ले। 10वां हमारा है जो मैं आपको बता रही हूँ, पाप पुष्प। तो जो पाप पुष्प है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जब बताना है कि कौन सा समास है। ठीक है, तो 9 समास मैंने पढ़ा दिए हैं। जो 10वां समास है जो मैंने आपको बताया है कि पाप पुष्प, अब आपको ये बताना है जो पाप पुष्प है ये कौन सा समास है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।